बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ में सरवत वली भानुन शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू बन चुका है तमाम लोगों के लिए और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब के लिए, जिनके लिए हारून साहब कल बड़े प्यार वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, गोल मटोल के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो अब मसला ये बन गया है कि ईद तो है और इंशाअल्लाह होगी, मगर ये चांद का जो मसला है, फवाद चौधरी साहब चांद समझते हैं कि कल की ईद के हिसाब से है, मगर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया कि कल ईद होगी या फिर परसों होगी। मगर उन्हें लगता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और रोहित हलाल कमेटी ईद जो है वो पीर की करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना थी, नहीं हो पाई, मगर अब ईद का मामला है, लोगों की नज़रें लगी हुई हैं कि किसकी बात सच्ची साबित होगी। फवाद चौधरी साहब ईद कल करवा लेंगे या फिर परसों के लिए ही मुमकिन है कि ईद हो सके। ईद के ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर ईद के साथ साथ इस खूबसूरत त्यौहार के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो तैयारे का हादसा पेश आया उसके बाद पूरी कौम के साथ इस चीज़ के ऊपर एक बात की जा रही है कि खुदा के लिए एक तो कोरोना का हमें सामना है, दूसरा इसके साथ साथ एहतियात करनी है, मगर इसके साथ साथ आपको इन तमाम शहदा को सामने रखते हुए, इनकी तमाम सोगवार फैमिलीज़ को सामने रखते हुए ईद को बड़ी सादगी से मनाना है। जहाज़ के हवाले से तैयारा जो क्रैश हुआ उसकी इब्तदाई रिपोर्ट भी आ गई है, तमाम चीज़ें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और नज़र भी आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम इस हादसे से मुतालिक शेयर करेंगे, जिसके ऊपर अभी कहीं पर भी बात नहीं हो सकी। एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम मुकाबिल में उसके ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ टीचर्स के हवाले से हम बात करेंगे। टीचर्स का स्कूल्स के हवाले से फॉलोअप हमेशा हारून साहब देते रहे हैं। इस वक्त एक और मामला सामने आ गया है कि पंजाब टीचर्स की जो यूनियन है उनकी तरफ से इस्तदा की गई है कि स्कूल्स को बंद रखा जाए। उसकी वजह क्या है, किन बुनियादों के ऊपर ये कहा जा रहा है, इसके ऊपर बात करूंगी। मगर एक बहुत बड़ा मामला गंदुम की ख़रीदारी का आप सब लोगों के होश उड़ा देगा, जो ख़बर आज हारून साहब हमारे साथ गंदुम की ख़रीदारी से मुतालिक शेयर करने वाले हैं। मगर होश तो उन लोगों के भी उड़े में हारून साहब ईद के हवाले से कि ईद होगी कब, क्या लगता है कल होगी। मैंने तो वैसे कुछ नहीं अभी तक लिया ईद के हवाले से, क्या ख्याल है कल होगी परसों? अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं हारून साहब, मैं इसके ऊपर आपसे फिर बात करती हूँ। मुझे भी प्रोड्यूसर सब कह रहे हैं फौरन एक ब्रेक लेने, एक छोटी सी ब्रेक तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके इस पर डिटेल से बात करेंगे। वेलकम बैक। देखने वाले तमाम जितने भी हजरात हैं, हारून साहब आपको, हमारे तमाम कैमरामैन्स को, जो हमें देख रहा है, सबको चांदात बहुत मुबारक हो। फाइनली ऐलान हो गया कि कल, वैसे हारून साहब ये तो मैं कहूँगी इत्तेफाक हो गया या सोच समझ के, मैं समझ रही थी फवाद चौधरी साहब ऐसे छोड़ते हैं। फवाद चौधरी साहब की तो ऑथेंटिक मुझे चीज़ें पता चल गई। मुनीब साहब कह रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है फवाद, मुझे तो लगता है अब उनकी इस मामले में उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो ठीक कहा उन्होंने। देखिए, एक है असेसमेंट चीज़ों की। यहाँ इस दफ्तर में 8 प्रोग्राम होते हैं, एक मेरी असेसमेंट हो किसी प्रोग्राम के बारे में और 100% सही भी हो, मेरा काम नहीं है उसमें जाके मुदाखलत करना। उनकी एक वजारत नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं। जो महकमा कायम किया जाता है किसी काम के लिए वही करता है। जो अफसर है, ये मुझे पता हो किसी केस के बारे में आईजी से ज्यादा पता हो तो मैं कहूँ कि आईजी साहब आप आराम से बैठे, मुझे ज्यादा पता है। लेकिन वो कहते हैं कि साइंस तरक्की कर गई है, पूरी दुनिया इस तरह से चल रही है। साइंस तरक्की कर गई है तो वो कैबिनेट से कहें, वजीर आजम से कहें। वो जो उन्होंने लॉबिंग की और शीरी मंजारी और शहजाद गुल ने उनके हक में बयानात दिए और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, उसकी बजाय कैबिनेट से कहें ना रोहित हलाल कमेटी को तोड़ दे। हाँ, कैबिनेट को वो जहाँ फैसले का जो फोरम है वहाँ फोरम करें, उसकी हिम्मत नहीं है। आज आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आपका इख्तलाफ हो गया फवाद साहब के साथ। मेरा उससे कितनी मोहब्बत थी आपकी? मेरा उससे क्या करना, मेरी उससे कोई मोहब्बत थी ना मेरा उससे कोई इख्तलाफ है। लगता अच्छा है गोल मटोल सा तो ज़हीन आदमी भी है। देखिए, एक है सही बात, वो ठीक है, उनका मौक़िफ़ सही तो साबित हो गया कि उनका मौक़िफ़ सही था, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। ये भी दुरुस्त है कि साइंस से मदद लेनी चाहिए भाई। कहते पूरी दुनिया लेती है साइंस से मदद ना, इसमें तो कोई दो राय तो नहीं है ना।
सवाल ये पैदा होता है, एक फोरम आपने बना रखा, उसके खिलाफ अवामी तौर पर बयान दिए जा रहे हैं। कल साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के बारे में लोग बयान देने लगे, जैसे वो कारी साहब ने कहा भी है कि उन्होंने 2 साल बाद चांद पे उतरने का ऐलान किया था। जी जी। वैसे चांद पे जाने इनको खुद ही चाहिए, जाती तौर पे जाने। आपका मतलब है जाएं फिर वापस ना? नहीं, वापस भी आए। अच्छा, वापस आए, आके वहाँ के हालात बयान करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि उनकी जिंदगी का महवर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खुद को जिंदा रखते हैं। हाँ, जिंदा रखें, तो शौक से जिंदा रखें, इसमें किसी को क्या एतराज है जी? वो क्या गालिब का शेर है कि यार अब ज़माना मुझको मिटाता है कि इसलिए लोहे जहाँ पे हरफ मकर्रर नहीं हूँ मैं। तो वो तो शौक से, वो अच्छा रौनक है उसकी वजह से, कोई ये थोड़ी है हम कहते हैं कि वो ना हो। तनकीद तो ना तो तनकीद क्यों ना करें? आप कहते हैं रौनक है, जिससे रौनक मिलना, उस पे कौन तनकीद करता है? रौनक मिलने पे कौन तनकीद करता है? देखिए, उन्होंने कहा कि होगा, उन्होंने अपना रवायती शरई तरीका इस्तेमाल किया, उसमें एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी शामिल की, और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को 2 दफा हवाला दिया। एक तो दिया चांद के मामले में भी हवाला दिया कि यहाँ भी माहिरीन मौजूद हैं और उसकी शहादत भी है, और तो बताया कि तमाम उलमा ने उस पर इत्तफाक राय, इत्तफाक राय से ऐलान करते हैं। वो ऐसे नहीं है, फवाद चौधरी एक आदमी है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बेशक उनकी इत्तला दुरुस्त हो। ये ऐलान रुयत हिलाल कमेटी ही को करना चाहिए, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वफाकी काबीना के अरकान सिर्फ एक नहीं, शहबाज गुल साहब भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते अपना लॉबिंग का और वज़ीर आज़म को खुश करने का। और शेरी मज़ारी का क्या ताल्लुक है? अपना काम करें, ह्यूमन राइट्स का जो उनका काम है वो करें। जैसे दोस्त दोस्तों का साथ देते हैं, अगर दोस्तों का यहाँ फुटबॉल का खेल हो रहा है या क्रिकेट हो रही है या कोई तालियां बजाने का काम है। नो, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। सारी कौम की जो है वो मुंतजर होती है, बेचैन होते हैं। आज सारे दिन बच्चे माँ बाप को तंग करते रहे कि वजीर साहब ने कह दिया ईद होगी, तो फिर ईद क्यों नहीं होगी? मैं बेचैन इसलिए हूँ हारून साहब, आप मुझे ईदी कब देंगे? मैं तो इसलिए बेचैन थी कि कल मिलेगी या आज मिलेगी। वो ईदी का क्या, ईदी जो सबको दे देंगे, वो कोई मसला नहीं। बच्चे जो है वो माँ बाप को तंग करते रहे। मेरे एक दोस्त के उसके साथ बच्चों ने कहा कि जी वजीर साहब ने कह दिया, उनके ख्याल में तो वजीर ही सब कुछ होता है। अब उनको बिठाया, समझाया, भाई एक रुयत हिलाल कमेटी होती है, उसमें उलमा होते हैं, सब लोग होते हैं। उसूलन तो शरीय लिहाज से यही कमेटी को फैसला हारून सब करना चाहिए। मगर हमेशा अगर आपने कहा कि इतना संजीदा मामला, सेंसिटिव इशू है, फिर फवाद चौधरी साहब पिछली ईद पे भी उन्होंने यही काम किया, इस ईद पे भी यही काम किया, तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं एक्शन लेते? अल्लाह के फजलो करम से फसाद को कोई मौका हाथ से जाने देते नहीं है नुमाया होने का। देखिए ना, फिरदौस आयशा कवान चली गई, वजारत खत्म हो गई, किस्सा खत्म हो गया। अब उसके बाद ये बयान देने की क्या जरूरत थी कि वो मुस्तहिक ही नहीं थी, लॉबिंग करके बनी, वो तो जा चुकी बेचारी। अब उनकी जगह पे आई थी तो वो यही एक आदमी गया किसी के घर, उसने कहा चौधरी कोड़ी चाहिए, उनके कोड़ी तो मर गई है, जींदी भी होंगी मैं तो देनी नहीं सी। ओ भाई, कोई फहमो वरासत कोई चीज़ होती है। एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर वक्त बेचैनी रहती है, तरह तरह के मसाइल है, इसकी सरहदों पे प्रेशर है, इसमें टेररिज्म है, इसमें लूट मार है, इसमें अब तो एक कोरोना का अज़ाब है, उसमें ये अचानक कूद पड़ते हैं कि हे रायम फवाद चौधरी मेरी बात सुनो, छोड़ो सारी दुनिया को, दुनिया में क्या हो रहा है, मैं एक अजीम साइंसदान हूँ। आइंस्टाइन साहब थोड़ा तहम्मुल करें अपना। नहीं, देखिए ना, हम उसकी ये नहीं कह रहे कि उसकी बात गलत थी, बात उसकी सच साबित हुई, तरीकेकार गलत है कि जी पिछली दफा भी सही साबित हुई, ठीक है। बात ये है कि कैबिनेट कहें, कैबिनेट से कहें, वहाँ से एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट एक दो इसमें शामिल कर दें। वज़ीर आज़म फ़र्ज़ कीजिए एक तजवीज़ है, इससे बेहतर तजावीज़ भी लोगों के पास होगी। वज़ीर आज़म साहब बुलाएं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, चाय पिलाएं किसी वक्त। ये आज का मसला तो ख़त्म हो गया ना, अब तो कोई हंगामी सूरत हाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खुश उसलूबी से अभी तो 70 दिन पड़े हैं ना, अगली ईद में 69 या 70 दिन पड़े हैं। उनको बुलाएं, चाय पिलाएं, कहें कि ये एक दो साइंसदान है आपकी मदद के लिए दे रहे हैं, फैसला आप ही करेंगे। और वो साइंसदान फवाद चौधरी साहब नामजद करते हैं, उनसे पूछ लें वज़ीर आज़म साहब। आप तो चाह रहे परमानेंट एक शोशा खड़ा हो जाए, आप तो शोशा नहीं कर रहे हैं हारून साहब। शोशा नहीं, वो परमानेंट इशू बन जाएगा। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे मसला हल हो जाएगा, उसमें और साइंटिस्ट शामिल कर दें, और ये फवाद चौधरी साहब उनको इत्तला दिया करें। मैंने आपको मिसाल दी है ना, दफ्तर में 8 प्रोग्राम होते हैं, मुझे 50 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैं जानता हूँ किस प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश, इसमें भी गुंजाइश है हमारे भी, इसमें भी कमियाँ और कोताहियाँ होती हैं,
लेकिन कोई हमारा साथी हमें आके कहता है कि तुमने ये क्यों कहा और इस तरह क्यों कहा, या हम किसी से कहते हैं? सही, अपनी अपनी अगर मशवरा, जब जिसने मशवरा लेना होता है उसको मशवरा दिया जाता है। सही। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ईद तो अनाउंस हो गई कि कल ईद है, ईद उल फितर है। तो हारून साहब, ईद के ऊपर बार बार ये भी कहा जा रहा है कि एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, बहुत ज्यादा एहतियात करें, मगर लोगों ने गले में मिलना है, रिश्तेदारों के पास भी जाना है। सारी वजाहत की कि देखिए ये सुन्नत है, गले मिलना सुन्नत है, और ईद की मुबारक देना जो है असहाब रसूल से साबित है और मुस्लिम उम्मत की रवायत है 1400 साल से, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है, एक सुन्नत है, फ़र्ज़ है। ईद की जो ईद की नमाज पढ़ी जाती है वो आप अपना जाए नमाज ले जाएं, ज़रा फासले पे बिछा लें, इतना ही करना है ना। बाकी वही खुतबा होगा जो अल्लाह के रसूल दिया करते थे, जो असहाब रसूल दिया करते थे, जो हमेशा से दिया जाता है। वो खुतबा सुने और अल्लाह का शुक्र अदा करे जिसने रोज़े रखे हैं, और जिसके मेरी तरह एक दो मिस हो गए हैं वो रखे ईद के बाद। क्यों अनाउंस कर देते हैं कि आपके एक दो मिस हो गए हैं? नहीं, मेरी तबीयत खराब है, आपको पता ही है, 2 दिन तो मेरी सख्त तबीयत। बिल्कुल, मैं तो जानती हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रखे और खुदा का शुक्र है अच्छी तरह से रखे गए, उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, उसने बड़ी तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोग एहतियात करेंगे हारून साहब, मार्केटों में तो देखिए एहतियात तो इस कौम की सरिश्त में नहीं, इससे जो बात मनवानी है डंडे से मनवा लें। एहतियात तो कोई 10, 15, 20% लोग हैं जो एहतियात करते हैं बमुश्किल, और जो एहतियात करते हैं वो अच्छा करते हैं, इसलिए कि जो एहतियात करता है वो खुद मुसीबत से बचता है, दूसरों को बचाता है। और यही अल्लाह का हुक्म, मैं तो दोहराते दोहराते थक गया, फिर दोहराता हूँ। बीमारी में 4 चीज़ें अल्लाह के रसूल से साबित हैं: दुआ, सदका, परहेज़ और बेहतरीन इलाज, जितना बेहतरीन मुयस्सर हो। ठीक है। अव्वल तो खैर अल्लाह के फजलो करम से वो इतने मोहताज लोग थे, बीमारी उन्हें छूती नहीं थी। मदीना मुनव्वरा में एक तबीब आया बाहर से, मदीना जब दुनिया का मरकज़ बन गया, महीनों रहा, एक मरीज़ भी दस्तयाब न हुआ। उसने कहा तुम कैसे लोग हो, कोई बीमार ही नहीं होता। ओ भाई, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मदीना में जो पहली बिदअत राइज हुई, जो ज़ाहिर है कुछ वक्त लगा होगा, वो पेट भर के खाना था। मदीना के लोगों को सिखा दिया गया था कि खाना कम खाना है, बीमार होते ही बहुत कम थे। जंगों में अलबत्ता ये है कि जंगों में इस तरह की जंगें थोड़ी थी। हमारी बीमारियों लाखों करोड़ों आदमी मर जाएं, वो तो एक आदमी के मुकाबले में एक आदमी लड़ता था, जीने के लिए खाते थे, लेकिन 1000 आदमियों से कम शहीद हुए मुसलमान, 1000 से कम, और जजीरा नुमा अरब पे उनका कब्ज़ा हो गया, और फिर खैर ईरान पे, रोम पे भी हो गया। तो मुफ्ती साहब ने ताकीद की है गले न मिले। खुदा के लिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, और हाथ मिलाना जरूरी नहीं है, ये अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है। अल्लाह जानता है और बंदे नहीं जानते। उसे पता था एक दिन ये भी होना है, और उसे उस दिन तक का पता है जब तक के ये दुनिया समेट दी जाएगी, और उसके बाद का भी पता। ठीक है हारून साहब, चलिए उम्मीद ही हम कर सकते हैं और ताकीद कर सकते हैं जिस तरह अब आपको समझ आती इस्लाम कितना साइंटिफिक मजहब है। फर्ज नहीं है गले मिलना, हाथ मिलाना फर्ज नहीं है, एक सुन्नत है जिसको लोग अदा कर देते हैं। नमाज एक फर्ज है, अल्लाह को मालूम है ये बात के ऐसे जमाने आएंगे और उसी को मालूम है। कुरान कहते हैं तुम्हें सब्र कैसे आए, तुम जानते जो नहीं हो। बेशक कुरान की हर बात, हर आयत में तासीर है, हर आयत बताती है आपको ज़िंदगी के मफहूम का। अच्छा हारून साहब, चलिए हम उम्मीद कर सकते हैं और ईद के हवाले से देखेंगे लोग कितनी एहतियात करते हैं। एक और मामला है हारून साहब, शो शुरू होने से पहले आप गंदम की ख़रीदारी के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, मेरे तो होश ही उड़ गए जो बातें आपने मुझे बताई। जो खसारा है, जो इश्यूज आ रहे हैं, वो ज़रा लोगों के साथ भी शेयर करें, लोगों को पता जो आटा हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या मामलात हैं। जनाब वाला 2200 रुपये में गंदम पड़ती है हुकूमत पाकिस्तान को। 2200 रुपये में 21 लाख टन का ज़ख़ीरा करने के लिए वो गोदाम तामीर किए गए। ठीक है, उनकी मेंटेनेंस होती है, वहाँ मुलाजम होते हैं, महकमा खुराक है, उनकी तनख्वाहें हैं। वो गंदम जो है वो गन्ने की तरह नहीं है जो गन्ने वाला लेके शुगर मिल जाता है। गंदम खरीदने के लिए किसान के खलियान तक जाया जाता है, वहाँ गंदम खरीदी जाती है, तोली जाती है, उसे अदायगी की जाती है और वो गंदम पहुँचाई जाती है
गोदामों में, सरकारी गोदामों में। फिर उसकी मेंटेनेंस, हिफाजत की जाती है, उस पर अखराजात उठते हैं, फिर वो जनाब अपना फ्लोर मिलों को फराहम की जाती है, जिसमें से आधी पीसती नहीं है, वो आगे भेज देते हैं 1800 रुपये पे। अब इसमें जो कमाल है, एक तो खबर इसमें यह है कि अब तक हुकूमत पंजाब, अब सिंध का मुझे पता नहीं, पख्तूनख्वा वगैरह का, सिर्फ पंजाब की हद तक अभी बात है, 550 अरब रुपए का खसारा हो चुका है। 550 अरब रुपए का, ये PIA से 1.5 गुना है तकरीबन। हम तो PIA की बात करते रहते हैं, यहाँ तो गंदुम ही लूट गए। ये आज पता चला जब तहकीकात की, तो जब 2200 रुपये में पड़ती है वो 1400 रुपये में उन्हें देते हैं। अच्छा चलो गरीब आदमी को सब्सिडी दें, अव्वल तो ये, अगर आप, और इस पे पैसे तो नहीं दे सकते, इतने पैसे नकद तो है नहीं, इसाक डार साहब तो नहीं बैठे हुए ये 550 रुपये अदा कर दें, तो 55 अरब रुपये सालाना सूद अदा किया जाता है औसतन, 55 अरब रुपये। ये हमारे हेल्थ के बजट से भी ज्यादा है और हमारे एजुकेशन के बजट से भी ज्यादा। हम रोते हैं अपने सिस्टम को हारून साहब। हाँ रोते, इसी तरह हमने बर्बाद किया है ना। अब क्या मसला क्या है इसमें? अच्छा अब इस पर ना किसान खुश है, किसान को इस दफा 1500-1600 रुपये मिल रहे थे, 1600 रुपये मिल रहे थे। मेरे एक दोस्त जो बड़े जिम्मेदार हैं, रीजनेबल साइज की उनकी ज़मीन है, उन्होंने कहा मुझे 1600 रुपये की ऑफर थी। हुआ क्या है, हुआ कि इस दफ़ा वो नहीं आए अफगानी, वो सलूके पहन के जो अंदर की जेबों में पैसे डाले होते थे, नए नोट और कलाशनकोफों वाले, और वो ख़रीद के लिए बैनुल अज़लाई और बैनुल सुबाई गंदम के मुंतकिली पर पाबंदी लगा दी गई। अब उन्होंने ख़रीद ली है जनाब 45 लाख टन जो है वो टारगेट था, 40 लाख टन ख़रीद ली है। ठीक है। अब पंजाब के वज़ीर खुराक वज़ीर आज़म की खिदमत में हाजिर हुए। अच्छा। और उन्होंने कहा जी हम क्या कर रहे हैं? अलीम खान साहब। हाँ अलीम खान ही है, और कौन है? आप नाम नहीं लेते ना, मैंने कहा याद कराती रहा। गवर्नर सरवर तो नहीं है वज़ीर खुराक, आपको याद कराना पड़ता है हारून साहब, आप छुपा जाते हैं नाम। अच्छा आपके नाम लेने पे वो अपना जो है, उनसे कहा ये हम क्या कर रहे हैं? न खरीदार खुश, बेचने वाला खुश, किसान खुश, न फ्लोर मिल वाला खुश, वो कहता मैं खुद खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, इस वक्त ना जनाब खल्क़े खुदा खुश। तो हम क्या कर रहे हैं? ये 550 अरब रुपये का जो नुकसान कर दिया, ये कोई बड़ा अमीर मुल्क है कि इस तरह के खसारे का मुतहम्मिल हो? जवाब अच्छा आप देखिए, उन्होंने सुना, इस पर गौर करेंगे। मेरा ख्याल है सिस्टम को बारदाना जी, ये शरीफ खानदान ने तो इसको एक मजाक ही बना डाला था। 3 साल में मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, मैं अपनी गंदम 200 रुपये मन कम पे बेचता रहा हूँ, बारदाना नहीं मिलता था, क्योंकि किसी उस इलाके के मुस्लिम लीगी जो बुजुर्ग मेरे उससे मेरे ताल्लुकात नहीं थे, इसलिए आप खसारे में देते रहे। अब 1600 रुपये मिल रहे इससे मुतालिक, लेकिन बेच नहीं सकते, इसलिए कि हुकूमत का हुक्म है और उसकी कानून है एक तरह का, उसकी तामील करनी पड़ती है। मैं ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करती हूँ हारून साहब। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गंदम के हवाले से मजीद डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पंजाब की जो टीचर्स यूनियन है उनके मुतालबात भी आपके सामने रखेंगे, और जिस तरह से मैंने गुफ्तगू में कहा था कि हम जो तैयारा हादसा है उसका फॉलोअप भी आपके साथ शेयर करेंगे, और बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। दीगर मौज़ूआत की तरफ बढ़ूंगी, गंदम के हवाले से बात करूंगी, मगर इस वक्त तैयारा हादसे से मुताल्लिक़ बात करते हैं, उसका फॉलोअप आप तक देते हैं। जिस तरह से मैंने कहा था बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब की तरफ बढ़ते। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा भट्टी साहब, मुख्तलिफ किस्म की खबरें थी कल से जब से ये हादसा हुआ तैयारे का, और मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स भी आती रहीं। अभी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स सामने आई हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे देखने वालों के साथ उनको शेयर करें। जी बिल्कुल, चूंकि इस मामले की बहुत ही आला सतह के ऊपर इंक्वायरी का सिलसिला जारी है और ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि त्यारा
कराची त्यारे हादसे में कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं और कुछ ऐसी मालूमात हासिल हुई हैं जो बहुत परेशान कुन हैं। पहला मामला ये सामने है कि लैंडिंग से पहले जहाज की मतलूबा रफ्तार और बुलंदी बहुत ज्यादा थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 2 बार पायलट को स्पीड और बुलंदी कम करने का कहा। जराये का ये कहना है कि पायलट ने कहा कि वो बुलंदी और रफ्तार को संभालेगा। 2 मरतबा उसको रिमाइंडर भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पायलट जहाज को मतलूबा बुलंदी और रफ्तार पर ना ला सका। 10,000 की बुलंदी से पायलट तैयारे को बहुत तेजी से 3,000 की बुलंदी पर लाया। जराये ये कहते हैं कि जब कप्तान ने जहाज को उतारने की कोशिश की तो जहाज के टायर ना खुल सके। जहाज के इसके हवाले से जब मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। इसके साथ जब लैंडिंग गियर न खुलने के हवाले से पायलट ने कंट्रोल टावर को भी नहीं बताया। इस मौके पर जराये का ये कहना है कि जहाज के टायर या पेट की बजाय जहाज के इंजन जमीन के साथ लगे, जिसकी वजह से उसके इंजन मुतासिर हुए। और उसके बाद जब पायलट ने दूसरी मरतबा हैरान कुन तौर के ऊपर त्यारे को दोबारा उसकी उड़ान भरी और उसको कहा गया कि आपने इसको 3,000 फुट की बुलंदी पर ले जाए, लेकिन तारा उसको 3,000 की फुट की पायलट त्यारे को दोबारा 3,000 फुट की बुलंदी। अच्छा, माजरत के साथ मैं भट्टी साहब आपसे मजीद भी डिटेल्स लेती हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि कहा गया कि पायलट ने कहा कि वो बुलंदी और रफ्तार को संभाल लेगा, जब उसको कहा गया कि स्पीड को भी कम करे और अपनी हाइट को भी कम रखे। पायलट के पास क्या इतनी अथॉरिटी मौजूद होती है कि वो अपनी मर्जी के साथ जहाज जिसके अंदर कई जाने कीमती मौजूद होती हैं, अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले ले? क्या अथॉरिटी होती है पायलट के पास इस चीज की? देखिए, असूली तौर के ऊपर जो इनकी मुख्तलिफ हमारे जो जराये से बात हुई है, बहुत जो हाईली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल पायलट्स होते हैं उनको जो कंट्रोल टावर के जरिए से जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन तौर के ऊपर ये मामला सामने आ रहा है कि पायलट को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी उसने उसको फॉलो नहीं किया। जहाँ पर पहली बुनियादी गलती हुई कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट पर था, उसने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, लैंडिंग गियर नहीं खुला, उसके बावजूद उसने त्यारे को लैंड करवाने की कोशिश की। इस हवाले से अगर हम माजी करीब की बात करें तो कुछ पायलट्स के हवाले से, क्योंकि माजी के अंदर कुछ सियासी जो आंसर यहाँ पर रहा पीआई के अंदर, अब बहुत से रेलेवेंट एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जो पीआई के पायलट्स हैं उनका एक इंटरनेशनल थर्ड पार्टी से उनका ऑडिट होना चाहिए, उनका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत संजीदा सवाल सामने आ रहे हैं इस इंक्वायरी के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, जो कि पीआई के पायलट्स की कुछ पायलट्स की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। हतमी तहकीकात का सिलसिला तो भी मुकम्मल होना बाकी है, लेकिन इस वक्त की जो फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर ये बहुत हैरान कुन मामला सामने आया है कि पायलट्स ने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जो इंस्ट्रक्शंस दी गई कंट्रोल टावर से, उसको उसने फॉलो नहीं किया और जिसके नतीजे में ये इंतहाई अफसोसनाक ये सामने पेश आया। ठीक है। अच्छा, अब भट्टी साहब ये पता चल सका है, चूंकि अब ये चीजें सामने आ रही कि तमाम तर गलती पायलट के ऊपर ही आ रही है कि पायलट ने अपनी मर्जी से कुछ फैसले लिए जिसका नुकसान पूरी कौम इस वक्त भुगत रही है। पायलट का कुछ रिकॉर्ड मिल सका है? कब से वो इस सर्विस में थे, मंजे हुए थे या फिर यंगस्टर थे? कुछ ऐसी मालूमात मिल सकी है पायलट से मुतालिक? देखिए, ये चूंकि इंक्वायरी का सिलसिला भी जारी है और इसके बहुत से पहलुओं को हम जानने की कोशिश कर रहे थे और हम 92 न्यूज ने कोशिश की कि इस लम्हा बलमा जितनी इसके अंदर डेवलपमेंट अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। कोशिश करेंगे कि जो प्रोफाइल था पायलट का बिलखुसूस वो भी अपने नाज़रीन के साथ आने वाले दिनों में शेयर किया जाए। लेकिन इससे पहले हमने जो त्यारे की फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से बात थी वो हमने नाज़रीन को बताया कि त्यारा बिल्कुल फिटनेस सर्टिफिकेट उसको हासिल था, फिटनेस की म्यार पर पूरा उतरता था। तो ये मालूमात हासिल करना भी बाकी है। ठीक है। अच्छा, मुझे भट्टी साहब, ठीक है, ये पायलट का मामला हो गया, मुझे कुछ तकनीकी मामला से मुतालिक भी एक समरी जारी की गई है या एक तरफ से, मुझे ये बताएगा आप बात हो सकी। कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपने बताया कि हमने 92 ने स्पेशली तमाम देखने वालों को अवेयर किया कि फिटनेस के हवाले से बिल्कुल ठीक था तैयारा। जो मेरे पास चीजें हैं वो 21 मार्च को आखिरी बार इस तैयारे का चेक किया गया था, इस तैयारे को, और कल के हवाले से यानी कि परसों के हवाले से कहा जा रहा था कि ये मस्कत से जो वहां पर पाकिस्तानी फंसे हुए थे उनको लेकर आया था। ये मालूम हो सका कि हर फ्लाइट से पहले, हर तैयारे की रवानगी से पहले क्या इसको चेक किया जाता है या फिर नहीं किया जाता? इसका प्रोसीजर क्या होता है? 21 मार्च को आखिरी दफा उस तैयारे को चेक किया गया था। देखिए, इसके ओवरऑल 2 इसके क्राइटेरिया होते हैं। ये त्यारा कि हर फ्लाइट से पहले जो एविएशन, इंटरनेशनल एविएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक क्या ये त्यारा उड़ान भरने के लिए जो उसके SOPs हैं, जो चेक लिस्ट है, उसको चेक कर लिया गया है। वो तो इसका सवाल जवाब है यस, बिल्कुल चेक किया गया था। त्यारा उड़ान भरने के हवाले से बिल्कुल रिलायबल, बिल्कुल ठीक था। दूसरा जो टेस्ट होता है वो त्यारे की ओवरऑल फिटनेस को होता है, जिसे एक्सपर्ट्स मखसूस मुद्दत के लिए जो उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके इंजन की हालत है, उसके तरह बैकग्राउंड के अंदर वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं और उसके मुताबिक ये त्यारा नवंबर 2020 तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उड़ान भरने के बिल्कुल काबिल था।
और उस उड़ान हर फ्लाइट से पहले भी जो SOPs होती है, जो चेक लिस्ट होती है, उसको चेक किया गया है। तो ज़राए का ये कहना है कि तैयारे के हवाले से बिल्कुल कोई ऐसी इस किस्म की कोई फॉल्ट अभी तक सामने नहीं आया। जो इस वक्त तक ज़राए ने इस इंक्वायरी के प्रोसेस के दौरान जो चीज पॉइंट आउट की हैं, जिसकी वजह से अपेरेंटली लग रहा है कि ये एक सामने पेश आया, वो यही है कि तारे जो तैयारे का पायलट था उसने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, और उसकी मुबैना तौर के ऊपर उसकी जानिब से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने के नतीजे में ये उसके तैयारे के इंजन डैमेज हुए, और उसके बाद दोबारा जब वो उससे उड़ान भरी 3000 फुट की बुलंदी पर जाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो 3000 फुट की बुलंदी पर ना जा सका, 2000 फुट की बुलंदी पर ही था कि उसके भी इंजन दोनों मुकम्मल तौर के ऊपर काम करना छोड़ गए थे। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। हारून साहब, जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। कल तक जो चीज़ें हमारे सामने थी, आज तो बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आ गई हैं कि तमाम तर मामला जो है वो पायलट के ऊपर है, कि पायलट ने अपनी मर्जी की। इस मामले में बिल्कुल दूसरा नुक्ता नजर, आज टाइम नहीं है, फिर किसी वक्त इस पर कालम एक लाइटर नोट के ऊपर इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी गुफ्तगू करें फिर हम छोड़े उन्होंने जो बात। चले, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें लोगों के सामने आएंगी। अल्लाह ताला तहकीकात होगी, बिल्कुल सही तहकीकात होगी तो हर चीज। गुलाम सरवर खान साहब ने इस चीज के ऊपर कहा है कि इंशाल्लाह 3 माह के अंदर कोशिश करेंगे कि तहकीकात मुकम्मल हो जाए। 2016 में जो हुआ था उसकी तो अभी तक नहीं है, इसके ऊपर तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह उम्मीद है। चले, अल्लाह ताला तमाम सोगवारों को सब्र जमील अता करे और तमाम शहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। गंदम से मुताल्लिक़ हमारी बात अधूरी रह गई थी हारून साहब। देखिए 21 लाख टन अपना ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है। अगर आप इनको फ्लोर मिलों को इजाज़त दे दें, चक्कियों वालों को, फ्लोर मिलों वालों को इजाज़त दे दें, जिसने जो ख़रीदनी है वो ख़रीद ले। सही, ठीक। एक तो उनकी अपनी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है, आमतौर पे होती है 1-2 महीने की, जी, ठीक है। एक हुकूमत के पास जो 11 लाख, हुकूमत को ज़रूरत कितनी है ज़ख़ीरा करने की? खुद हुकूमत को फूड सिक्योरिटी, इधर देखें ना, फूड सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से कितनी ज़ख़ीरा, खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस हो जाए, अल्लाह न करे कहत ही पड़ जाए, अल्लाह तो कितने न किसी वक्त, मतलब ये कि साल के आखिर में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, फ़र्ज़ कीजिए ये तो मफरूज़ा है, पाकिस्तान में तो अल्लाह के फजल से इतनी गंदम होती है कि पूरा अफ़गानिस्तान खाता है फिर भी ख़त्म नहीं होती, और जो वेस्टेज हम करते हैं उसकी कोई हद ही नहीं है। घरों में भी और तनूरों पे भी आधी रोटी ज़ाया की जाती है, कम से कम 20%, 10% तो हम वो ज़ाया करते हैं ना जी, उसमें चोकर निकाल देते हैं जी, जो उसका बेहतरीन हिस्सा है। अगर वो 10% आप शामिल कर लें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मज़ीद 2,40,00,000 आदमियों का खाना पूरा हो सकता है, जो तनूरों पे और घरों में जिस तरह बेदर्दी के साथ रोटी की जाती है। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि शहर के रहने वालों को पकड़ के ले जाया जाए दिसंबर की और जनवरी की रातों में, किस तरह वो पानी लगाता है आखिर शब, और किस तरह वो सेंचता है, और जब बादल आते हैं तो उसके दिलो जान पर क्या गुजरती है, तो इन्हें पता चले कि ये कितनी कीमती चीज़ है, फरावानी से अल्लाह ने हमें दी है, और ये दुनिया की बेहतरीन गंदम है, 16% प्रोटीन है इसमें। अच्छा, वो 11 लाख टन हमारे पास ज़ख़ीरा करने की सलाहियत हुकूमत के पास जी, तो वो फ्लोर मिलों वाले वहाँ भी रख सकते हैं, और वो जो गोदाम है हमारे इस वक्त तो 40 लाख टन खरीद लिया है, और 19 लाख टन तरपालों के नीचे पड़ी है। अल्लाह ना करे बारिश हो, वैसे बारिश का मौसम नहीं है, खुदा ना करे कि वो ऐसा हो, तो उसमें नुकसान का भी एहतमाल रहता है। अच्छा, ये 11 लाख टन आप फ्लोर मिलों को दे ज़ख़ीरा कर उसके पैसे लें, और उन गोदामों को अगर आप ज़रा बेहतर बना लें तो और बहुत सी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, सब्जियां स्टोर हो सकती हैं, फल स्टोर हो सकते हैं, दालें स्टोर हो सकती हैं, उसकी कीमत गिर सकती है, कार्टेल्स का रास्ता रोकने में मदद मिल सकती है, अरबों रुपए मुनाफा हो सकता है। लास्ट वर्ड्स होंगे ये जो खत्म हो, अगर बराह रास्त गंदम खरीदने की इजाज़त दे दी जाए, मसला तो सिर्फ इतना है ना कि मुल्क में बहरान ना हो, ठीक, तो अरबों रुपए का ये मुनाफा होगा, और 20% से ज़्यादा महकमा खुराक का स्टाफ नहीं चाहिए होगा, जिसमें से अक्सर करोड़पति हो चुके हैं, अक्सर करोड़पति इसी वजह से हो चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून साहब, वक्त बिल्कुल वो किसान से पैसे वसूल करते हैं, वो आड़ती से पैसे इंशाल्लाह इसका फॉलोअप देंगे फ्लोर मिल वाले से। ठीक है, बहुत तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया एक मरतबा फिर से, मुकाबिल की पूरी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत मुबारक हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।